आपने एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए बहुत सारे बातें सुनी होंगी। सरकार द्वारा जो है अलग अलग पहल जो है आपने देखी होंगी। वहीं एक चैलेंज जो आज भी हम लोगों के सामने, यानी कि पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के सामने, एनवायरनमेंट एक चैलेंज, एनवायरनमेंट को बचाना एक चैलेंज बन चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए हांगकांग से संजय नागरकर जी हैं, जो साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर हैं। उनकी कंपनी जो इस वक्त एक एल्गी के नाम से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया है, नेचुरल साइंस की बेस पर। ब्लू कार्बन रिसर्च एंड लिटरेसी अलायंस के नाम से इनकी कंपनी है हांगकांग में। पूरी दुनिया में अपनी इस टेक्नोलॉजी को, एल्गी जो टेक्नोलॉजी है, उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पिछले 32 साल से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली विज्ञान भवन में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है जिसको कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है बहुत कारगर साबित होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये हमने एल्गी से डेवलप करी है। एल्गी को अपन लोग जो काई बोलते हैं वो काई है, लेकिन हमने समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर ये जो काई होती है तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करी। तो वो रिसर्च क्या रहता है कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, कि एक नेचुरल इकोसिस्टम क्या है। तो मैंग्रोव का नाम सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि अपना एक इकोसिस्टम मेंटेन करती हैं। तो उस स्टडी के तहत कि किस शोर में कितनी एल्गी है, कितने दूसरी चीज़ें वो मेंटेन कर रही हैं, तो वो स्टडी एक जो हम करते चले गए। तो उस पे सबसे पहला हमारा टारगेट ये था कि शोर के ऊपर कितनी एल्गी की जातियाँ मिलती हैं, कितनी स्पीसीज़ मिलती हैं। तो हांगकांग में जब हमने ये रिसर्च करी तो करीबन 300 से 350 स्पीसीज़ वहाँ पे निकल के आई। तो ये पहला पड़ाव था इस रिसर्च का। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि माइक्रोबायोलॉजी से आपने जो है ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट भी आपने की है। कैसे देखते हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी इस टेक्नोलॉजी को जोड़कर अगर बात सवाल करें तो? एक्चुअली फ्यूचर जो है इसमें एक फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है वो। लेकिन उसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है कि सारे लोग वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और उस साइड पर चले जाते हैं। तो इस शब्द को यदि अपन ले बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस नेचुरल रिसोर्स को हम टेक्नोलॉजी में बदल के मैन काइंड के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करें, उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है अगले 10-15 साल, क्योंकि ये सब कोई ने देख लिया है कि यदि हम आर्टिफिशियल चीज़ों का या फिर हम जो ये खनिज चीज़ों का, पेट्रोलियम का जो कर रहे हैं, उससे जो प्रकृति का असंतुलन जो हुआ है, डेवलप मतलब हो गया है, वो चीज़ें अब लोग समझ चुके हैं। तो अब क्या है कि यदि प्रकृति को बचानी है तो प्रकृति को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करिए क्या है, फिर उसका दोहन नहीं करिए। एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कि पर्यावरण से संतुलन रखते हुए उस रिसोर्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो चैलेंजेस आपके सामने आ गए हैं उसको आप सॉल्व कर सकें। संजय नागरकर जो हैं जबलपुर के रहने वाले हैं, जो कि 32 साल से हांगकांग में हैं और वहीं रिसर्च पर लगे हुए हैं। इंडिया आपने बहुत करीब से देखा है, आपका बचपन यहाँ गुजरा है। क्या ऐसी चीज़ें थीं, क्या ऐसी विसंगतियाँ थीं जो मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचानी थी? आपने कार्बन एमिशन की बात की थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इंस्पिरेशन थी जिसने आपको हांगकांग ले जाकर के इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए मजबूर किया? एक्चुअली इसको मैं दूसरी तरीके से बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मास्टर डिग्री थी वो 1985-87 के बीच में है, और उस ज़माने में क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं करता था, और इकोलॉजी क्या है कि वो एक मतलब उतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा से मैंने मेरीन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है। तो उस समय पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट में जाना और वहाँ से स्पेशलाइजेशन करना, दो बेनिफिट हुए थे। एक तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट में एक बेनिफिट क्या रहता है कि उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर लोकल यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे दुनिया के लोगों से, दुनिया के साइंटिस्ट लोगों से मिलने का मौका मिला, इंटरेक्शन हुआ। दूसरा जो है कि वहाँ के जो प्रोफेसर लोग रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज थे उस ज़माने में, तो वर्ल्ड ट्रैवल थे, तो हमारे जो सुपरवाइज़र थे उस ज़माने में
प्रोफेसर रघु कुमार, तो उनके कारण हमको भी एक मौका मिला। और 2 मौके हमारे पास और आए। एक डॉक्टर सरन नारंग हैं जिनने इंसुलिन को इन्वेंट किया है, वो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना के पोस्ट डॉक्टरेट थे। वो कनाडा में, वो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, तो उनकी भी मार्गदर्शन मिली। तो क्या है कि गुरुओं का साथ बढ़िया मिला। तो क्या रहता है कि एक बच्चे को यदि अच्छा गुरु मिल जाए और अच्छी लैब मिल जाए, फिर वो आपको वो चीज़ें सिखाता है, और यदि आप में सीखने की ललक है तो आप निकल जाते हैं। तो अंतर ये था कि यहाँ पे क्या होता है कि आप सिलेबस पढ़ते हो, और सिलेबस पढ़ने का एग्जामिनेशन देते हो, और आप मार्क्स लेके आते हो, और मार्क्स आपका डिसाइड करता है कि आप अच्छे बच्चे हो, या मतलब आपको क्या जॉब मिलेगी। हमारा विजन दूसरा था। मैं जॉब पोर्टफोलियो पे नहीं गया, मेरे को कुछ करना था। तो जब एनआईओ में थे, तो एनआईओ एक वर्ल्ड की इतनी बड़ी लैब है कि वो उनके पास पूरा डेटा रहता था कि मरीन साइंस में वर्ल्ड की अच्छी अच्छी लैब कौन सी है। तो स्वायर इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस हांगकांग में एक वर्ल्ड की बहुत अच्छी लैब है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे। तो वहाँ पे फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिली पीएचडी के लिए, और उसके कारण मैं वहाँ पे पीएचडी करने के लिए गया। तो वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा बोल दीजिए कि उसकी कनेक्टिविटी थी, जिसके कारण मैं हांगकांग लैंड हुआ। एक मजबूरी नहीं थी, वो एक स्कॉलरशिप थी, दुनिया की एक बेहतरीन लैब थी। और वहाँ से करने के बाद मैं इंडिया में बहुत सारा काम करता हूँ। और मोदी जी के साथ जब वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन की इंटरनेशनल विजनरी कमेटी बनाई गई थी, उसमें मैं भागीदार था। और मेरा रोल यही था कि विश्व में क्या क्या हो रहा है उसको गुजरात की पॉलिसी डेवलपमेंट में बताया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा कि विदेश में रहने वाले लोग बाहर की चीज़ों में क्या चल रहा है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ के बच्चों को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपग्रेड होता है। तो मजबूरी शब्द मैं नहीं बोलूँगा। एक सवाल ये भी है कि कार्बन एमिशन की बात की जाती है। कार्बन एमिशन, मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक बसों को आगे किया गया, और कहीं ना कहीं जो है कारों को, इलेक्ट्रिक कारों को आगे किया गया, एनर्जी जो है वो फ्यूल, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को ख़त्म किया गया, गैस जो है से संचालित जो है वो गाड़ियाँ देखी गई। कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा होता है कि हम एनर्जी जो ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो चाहे एक इंडिविजुअली किसी भी आम आदमी की बात करें, तो वो जब इंटरनेट यूज़ करता है तो वहाँ पे भी बड़ा कार्बन एमिशन होता है। और हिंदुस्तान में जितना इंटरनेट यूज़ किया जाता है, मुझे लगता है कि वो शायद किसी और वर्ल्ड में, किसी और कंट्री में ऐसा नहीं देखा जाता। तो इसके लिए आपकी ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होगी और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा? इसको 2 तरीके से समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि कार्बन एमिशन जो है वो जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर कैपिटा। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, कूलिंग, हीटिंग चालू करते हैं विंटर के समय पर, तो उनका जो पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट है, इंडियंस के कार्बन फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा है। यदि आप इंडियंस का एवरेज कार्बन फुटप्रिंट निकालेंगे तो वो 4 से 5 टन के आसपास आएगा, व्हेरेज़ अमेरिकन्स लोगों का या वेस्टर्न वर्ल्ड में 14 से 15 टन पर ईयर का कार्बन फुटप्रिंट है। चूँकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मतलब हम लोग उसके कार्बन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि पर्यावरण जागरूकता। तो सब कोई बोल रहे पर्यावरण जागरूकता, तो पर्यावरण जागरूकता में सबसे कॉमन चीज़ क्या बोली जा रही है? वृक्षारोपण। ठीक है। अब वृक्षारोपण की भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप करोड़ों अरबों की तादाद में वृक्ष नहीं लगा सकते। तो जिस तरीके से कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको रिफॉरेस्टेशन करना, तो हर जगह तो जंगल बनाया नहीं जा सकता है करके। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी सिंपल सी है। इसमें क्या है कि जो एल्गी जो हमने ढूंढी वहाँ से, उसमें 200-250-300 जो स्पीसीज़ मिली, उसकी कॉम्बिनेशन करके देखी कि ये जो कॉम्बिनेशन है एल्गी की, ये पेड़ों से कितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हमने पीपल के पेड़ का एक बेसिक स्टैंडर्ड लिया कि पीपल का पेड़ एक दिन में कितनी CO2 एब्जॉर्ब करता है। फिर उसका हमने ये एल्गी का किया। तो एल्गी में क्या है कि 10 गुना से लेके 40 गुना तक और 400 गुना तक हम पहुंच गए। मतलब आप सोचिए कि हमने ऐसे एल्गी का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है जो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 400 पीपल के बराबर, पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो फिर उसको हमने एक बायोरिएक्टर में कन्वर्ट किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आप उसमें इसको यहाँ पे ये देखेंगे, ये बायोरिएक्टर है। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, कहने को ये एक बड़ा छोटा सा ब्यूटीफुल लुकिंग है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू 400 पीपल के पेड़ के हो गया ये। अब आपको इसको आपने ऑफिस के अंदर लगा दिया, एक लगा दिया, तो इसको आप यदि विजुअली देखें तो यहाँ 400 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं।
उसके बराबर। तो इंडोर में आपने कार्बन का कर लिया, बाहर रास्ते में आप ऐसे लगा सकते हो, हाँ, तो बाहर मतलब तो ये एक इसको हमने एक यूटिलिटी प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किया और इसके अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ जो एल्गी है कितने परसेंट करती है। तो इसको आप एयरपोर्ट के बाहर लगा सकते हैं, हाईवे के बाहर लगा सकते हैं, लो मेंटेनेंस है, 21 दिन में आपका मतलब रोटेशन है, तो आपको पेड़ लगाने की वेट नहीं करनी है, पेड़ की मेंटेनेंस की वेट नहीं करनी। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में CO2 को कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड की मोस्ट फेवरेट टेक्नोलॉजी जरूर बनेगी, इतना मेरा पक्का विश्वास है। ये लास्ट क्वेश्चन है सर कि इसकी लाइफ कितनी होगी और कैसे इसकी कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि हर आम आदमी इसके बारे में जानना चाहेगा, खरीदना चाहेगा, इसे लगाना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा चैलेंज है CO2। इसको ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो तरीके के हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक तो क्या है कि जैसे आउटडोर डेकोरेशन के रूप में, तो जैसे लैंप्स वगैरह लगते हैं, तो लैंप्स की जगह पे इसके कॉलम लग जाएंगे। उसमें कुछ नहीं है, वाटर रहता है, सिर्फ पानी चाहिए, लाइट चाहिए और एल्गी का कॉम्बिनेशन। तो वेरी लो कॉस्ट अफेयर है ये, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं। और दूसरा होम डेकोरेशन, कि अभी जैसे ह्यूमिडिफायर वगैरह लोग रखते हैं, तो उसमें आप लाइट लगा देते हैं थोड़ा सा, तो वो लाइट ना लगा के उसमें हमारा वाटर का वो रहेगा और उसमें एल्गी रहेगी। तो हर घर में आप कार्बन को मतलब रिड्यूस कर सकते हो, हर प्रेमाइसेस में आप कार्बन को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नोलॉजी है और इसमें 30-35 साल का हार्ड वर्क जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो आसान नहीं होता कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और उसमें एक लंबे अरसे का जो है इन्वेस्टमेंट होता है, वो चाहे जिस्मानी हो या फिर पैसे के तौर पर हो, हर तरह से मेंटली हो, हर तरह से जो है उसको मेहनत करके डेवलप किया जाता है। तो संजय नागर जी ने जिस तरह से हिंदुस्तान से हांगकांग पहुंचकर एल्गी जैसी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। कार्बन एमिशन को रोकने में, उसको कार्बन एमिशन को ख़त्म करने में नेचुरल रिसोर्सेज से जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है हिंदुस्तान के लिए भी साबित होगी, पूरे वर्ल्ड के लिए साबित होगी। देखना ये होगा कि अब इस टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ तक इसको डेवलप किया जाता है और ये लोगों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। देखते रहिए, बने रहिए, और इसी तरह से नए नए जो साइंटिस्ट हैं उनसे हम बात करते रहेंगे और आपको नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे।